हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और ये हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये हैं पेपर फर्स्ट के। तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के हिंदी के कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो भी व्याख्या सहित। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है, यानी 31 नंबर क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन जो है तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि के हो जाएंगे। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन हिंदी के बनेंगे। तो इस वीडियो में हम 31 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन हिंदी के ही करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। तो देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति पूछा गया है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप हो जाएगा आशु भाषण। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो है तो ये सब जो है लिखित के हैं, सुलेख, श्रुतलेख, शुद्ध वर्तनी। देखिएगा इसमें व्याख्या कि आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। आशु भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है, से सभी लेखन के संबंधित हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। 15 बोलियां हैं, 25 हैं, 18 हैं या 22 हैं। तो बताइएगा कि हिंदी भाषा में कुल बोलियों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 18। तो 18 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी को कितने उपभाषाओं में विभक्त किया गया है, तो 5। अब देखिएगा कौन कौन सी उपभाषाएं हुए हैं। तो उपभाषाएं पहले देख लीजिएगा। सबसे पहली है पूर्वी हिंदी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद में देखिएगा बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के बाद राजस्थानी हिंदी, और राजस्थानी हिंदी के बाद में देखिएगा पहाड़ी हिंदी। तो ये कितनी उपभाषाएं हो गई? 5। अब इन 5 में देखिएगा कौन कौन सी बोलियां हैं। तो देखिए कि जो इस प्रकार हैं। पूर्वी हिंदी, अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखिएगा कौन कौन सी बोली बोली जाती है। बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं अवधी, ये बोली बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हो गई। उसके बाद पश्चिमी हिंदी में देखिएगा तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी एवं बांगरू है। तो कितनी बोलियां हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6, 3, 9। उसके बाद बिहारी हिंदी में देखिएगा मैथिली, मगही एवं भोजपुरी, 9, 3, 12। राजस्थानी हिंदी में देखिएगा तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत है मालवी, मेवाती, मारवाड़ी एवं जयपुरी। उसके बाद देखिए पहाड़ी हिंदी में, तो पहाड़ी हिंदी में हो गया कुमाऊनी एवं गढ़वाली। और इनकी बोलियों को कुल मिलाकर 17 बोलियां होती हैं। यानी ये बोलियां जो है तो इन बोलियों को मिलाकर 17 बोलियां बनती है। तथा दक्षिणी हिंदी हिंदी का ही पूर्व रूप, इसे मिलाकर कुल बोलियों की संख्या हो जाती है 18। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म क्या है? कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप है, सरस्वती माधुरी है, कल्पना ज्ञानोदय है या नवनीत कादम्बिनी है। तो देखिए कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म का नाम है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप पत्रिका युग्म भारतेंदु युग में प्रकाशित पत्रिका युग्म है। और कवि वचन सुधा का प्रकाशन सन 1868 में काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। यह एक मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1877 में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने किया। यह भी एक मासिक पत्रिका थी। तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा जा रहा है लीलाधार जगूड़ी हैं या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं या हरे प्रकाश उपाध्याय हैं या अखिलेश हैं। तो देखिए कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी थे और यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी।
यह मासिक पत्रिका है जो मूलतः आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए 12 बरस लव कूकर जीवे और अरु 13 लव जिए सियार, यह पंक्तियां किसकी है? विद्यापति की है, चंदवरदाई की है, नरपति नाल की है या जगनी की है? तो देखिए 12 बरस लव कुकुर जीवे और 13 लव जिए सियार, यह पंक्तियां जगनीकृत परमार रासो यानी आलखंड से है। आल्हा में जो है इसे गाया गया है, आलखंड से है। और यह ग्रंथ आल्हा छंद में रचित तथा वीरों में उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कृतियों कीर्तिकला, कीर्ति पताका तथा पदावली है। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की है तथा नरपति नाल ने, तो देखिए नरपति नाल ने जो है बीसल देवरासो नामक ग्रंथ की रचना की है। तो 12 बरस लो कुकुर जीवो और अरु 13 ले जिए सियार, ये रचनाएं हैं जगनिक की। किस खंड से है? तो ये है आलखंड से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान में या मॉरिशस में? तो देखिए हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है मॉरिशस देश में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है और साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर पूछा जा रहा है किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? तो देखिए सूरसागर तो ये है ब्रज भाषा की रचना। सूरसागर की भाषा ब्रज है। सूरसागर सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है। इसमें प्रथम 9 स्कंद संक्षिप्त तथा 10वां स्कंद का अति विस्तृत है। इसमें भक्ति का प्राधान्य है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा भ्रमर गीत का संकलन है। विदित हो कि तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। ऐसा प्रसिद्ध है कि ब्रज भाषा कृष्ण काव्य की तथा अवधी भाषा राम काव्य की प्रमुख भाषा रही है। कृष्ण काव्य की कौन सी भाषा है? तो ब्रज भाषा। राम काव्य की कौन सी भाषा है? तो अवधी भाषा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो वो है ब्रज भाषा की। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत किसने यह कविता लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या रामधारी सिंह दिनकर ने? तो देखिए वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। अब देखिएगा कि ध्यातव्य है कि सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। झांसी की रानी इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता हैं। त्रिधारा, मुकुल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो ए वाला ऑप्शन है साहित्यिक भाषा, बी है प्रांजल भाषा, सी है व्याकरणिक भाषा तथा डी है मानक भाषा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक भाषा। मानक भाषा भाषा का आदर्श रूप होती है और यह पूर्णतः परिष्कृत, शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा होती है। मानक भाषा भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है और भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील एवं प्रवाहमयता को बनाए रखना। तो उक्त गुण जीवंत भाषा में पाए जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध कौन है? परमाल रासो। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है।
इसके रचयिता जगनिक हैं और यह आला छंद में बद्ध वीर रस का काव्य है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। खुमान रासों के रचयिता दलपत विजय हैं तथा बीसल देव रासों के रचयिता नरपति नाल है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। देखिए गद्यांश दिया जाएगा और उसी गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देने होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है इसमें, देखिए घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में घूमना मूल शब्द एवं अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कड़ प्रत्यय है। सिसे शेष असंगत विकल्प है, यानी कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए गद्यांश में दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। देखिएगा वैशाली में जन्म लिया किसने? तो महावीर स्वामी ने। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ तथा पावापुरी में उन्होंने शरीर का त्याग किया। अब देखिए पावापुरी कहाँ पर है? तो ये देखिएगा पावा में शरीर का त्याग किया। अब आगे देखिएगा स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में संधि पूछा जा रहा है, कौन सी संधि है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है जिसका संधि विच्छेद होता है। स्वाधन छंद बराबर स्वच्छंद। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 35 वर्ष की आयु। कहाँ? ये 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। आगे देखिए कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी आयु कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। आगे देखिए कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो देखिए श्रुति धर्म का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म। गद्यानुसार श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निमिष शब्द का पर्यायवाची है। तो निमिष शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो निमिष शब्द का पर्यायवाची होता है क्षण। देखिए निमिष शब्द क्षण या पल का पर्यायवाची है जो अतल्य समय का द्योतक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है, जबकि कृतवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार एवं कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। तो इसको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहुत। तो देखिए कि जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। तो उसके लिए एक शब्द देखिए देखिएगा इसमें कि प्रश्नगत शब्दों में संबंधित वाक्य इस प्रकार है। प्रत्याशा जिसकी आशा की गई हो, और अप्रत्याशित कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अपरिमेय तो जिसकी माप ना संभव हो, और अनाहुत तो जो बिना बुलाए आया हो। तो जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो तो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो गोधूम शब्द का तद्भव होता है गेहूँ। गेहूँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोधूम गेहूँ का तत्सम शब्द है। इसी तरह गाय का तत्सम शब्द गौ गोबर का तत्सम गोमय होता है, और गोधम तो ये तत्सम शब्द है।
अगला वाला क्वेश्चन देखिए, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद निह धन कपट बराबर निष्कपट, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अग्रहित। तो देखिए इसमें जो है वर्तनी पूछा गया है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो अनुग्रहित यानी बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही वर्तनी है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप पूछा जा रहा है, सापेक्ष है, उपेक्षा है, निरपेक्ष है या अपेक्षित है। तो देखिए अपेक्षा का विशेषण रूप होता है अपेक्षित। अपेक्षा भाववाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें इत प्रत्यय लगाकर अपेक्षित विशेषण बनाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि अपेक्षित अपेक्षा का विशेषण रूप है, ना कि सापेक्ष, उपेक्षा या निरपेक्ष। तो ध्यान रहे कि उपेक्षा अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द है। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति। अगला नंबर देखिए, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ये प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का अर्थ पूछा जा रहा है क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, और सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। शेष जो है, तो शेष जो है गलत ऑप्शन है। अब देखिए अंगा का उच्चारण स्थान होता है, तो अंगा का उच्चारण स्थान होता है नासिक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाक से होकर निकलती है अंगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो देखिए 4 गज मलमल में पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक या सार्वनामिक। तो देखिए 4 गज मलमल में विशेषण पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाणबोधक। 4 गज मलमल में परिमाणबोधक विशेषण है। परिमाणबोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणबोधक और अनिश्चित परिमाणबोधक। वैसे विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण। तो 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो परिमाणबोधक विशेषण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। देखिए शीश का तत्सम रूप होता है शीर्ष, शीश का तत्सम रूप होता है शीर्ष, और शेष का इसमें तत्सम से कोई संबंध नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, चौराहा। तो चौराहा शब्द में समास पूछा जा रहा है, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। तो देखिए चौराहा, चौराहा शब्द में होता है द्विगु समास। चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समूह या समाहार का द्योतक होता है। इसके अन्य उदाहरण अठन्नी, दोपहर, नवरत्न, नवरात्र, चतुर्मास, पंचवटी आदि। जब पूर्वपद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है, और इसके उदाहरण है नीलगाय, पीताम्बर, मृगनयनी, कोमलांगी आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो में, तो आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? तो अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, और आँख का तारा होना तो बहुत प्रिय होना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।